आप चाहे कोई मीडिया कर्मी आप तक पहुंचा जिसको ये मालूम चला कि आप वहां रही हैं, आपके कुछ अपने अनुभव होंगे, लेकिन टाइमिंग यहाँ मैटर करती है ना, कि जिस समय आपका सरकार से टकराव हुआ उस समय ये सभी आरोप जो हैं वो सामने दिखाई दिए। और संत समाज के भीतर से भी ये आवाज आ रही है कि शंकराचार्य का जो पद है उस पद की अपनी एक गरिमा है। आज की तारीख में जिस तरह के आरोप लगे हैं, अब उन आरोपों की जांच तो अदालत से, उस पर जो भी फैसला होगा उसको हमें देखना होगा। धर्म की कितनी बड़ी क्षति और हानि है ये? बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी। आरोप लगना ही बड़ी शक्ति है, वो सिद्ध हो और ना सिद्ध हो ये तो बहुत बात की बात है। अगर आरोप लग रहा है ये बहुत बहुत बड़ी क्षति है, शर्मिंदगी की बात है, नॉन बेरेबल बात है, ये असहनीय बात है सनातनियों के लिए। और फिर आप समय की बात कह रही हैं, तो मैं तो उसे किताबों में दर्ज कर रही थी जो भी मैंने बनारस में देखा, और मैं शहर का जायजा लेने गई थी। मैं नब्ज टटोलने शहर की गई थी, विद्या मठ के लिए नहीं गई थी मैं। विद्या मठ तो ये बाई चांस है, ये संयोग की बात है कि उन्होंने कहा कि तुम जाओ और मुझे लिखो इस पर। तो कोई आपने एक सखी का जिक्र किया है वहां पर कि शंकराचार्य जी की एक सखी है, कौन है वो सखी और उनका क्या रोल आश्रम में रहता था? और क्या किस नजर से आपको उनका रोल संदेहास्पद लगा, मैं ये भी जानना। मैं बिल्कुल बता रही हूँ। महाराज जी ने कहा कि वहाँ पे स्त्रियाँ जो हैं प्रतिबंधित हैं पूर्णतः, तो मुझे ताज्जुब इनकी इस बात से भी लगा कि वहाँ तो स्त्रियाँ बड़े आराम से रह रही थी। न केवल कितनी महिलाएं रह रही थी वहाँ पर? जिस वक्त मैं थी उस वक्त वहाँ पे 3 स्त्रियां थी। एक तो ये बेंगलोर की महिला है जो पूरी मठ की मालकिन थी, एकदम एक छत्र मालकिन थी वो, एकदम मतलब वहाँ का एक पत्ता भी। मैं आपको एक छोटा सा इसमें उदाहरण देना चाहूँगी। मुझे नारियल की बर्फ़ी बहुत पसंद है, मैं फलाहारी, हम लोग जीव हैं, बिना प्याज लहसुन वाले एकदम शुद्ध फलाहारी लोग हैं। तो वहाँ नारियल चढ़ता है, ड्यूरिंग नवरात्रि में वहाँ थी, तो 25 बोरे रखे हुए थे नारियल के कच्चे, तो उसको घिस के बर्फ़ी बनाई गई। तो एक एक सबको दिया गया। मुश्किल से 20-25 लोग हैं, एक एक बर्फ़ी अगर मिल रही है, अगर दोबारा मांग ली जाए तो कोई भी इसमें हैरानगी की बात नहीं है। इतनी 5 किलो और 10 किलो की बनी है। अगर आपको दूसरी भी बर्फ़ी चाहिए तो दीदी विल परमिट, आप पहले हुंडी लिखा के जाइए, वो अगर साइन करेंगी कि हाँ दूसरी बर्फ़ी दी जाए तब दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और आप कह रहे हैं वहाँ पे स्त्री जो है अलाउड नहीं। परंपरा में मैंने कहा ना संन्यास परंपरा, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, मैंने क्या कहा कि श्री विद्या संन्यास परंपरा में तो वहाँ वो देवियां नहीं जा सकती हैं जी। वो वहाँ पर मालकिन थी, बाकायदा थी, और उनकी तस्वीरें तमाम मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कभी दर्ज किया जाना है, नहीं तो मैं लिखित से उनसे ले लेती कि आप मालकिन हैं, ज़रा ये बात कह दें। क्योंकि मैं फिर आपसे कहूँगी, आपने मुझे समय के लिए कहा है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, सरकारी नौकरी मेरी कोई है नहीं, तो मैं इसी समय क्यों कूद के आ गई, इस समय आप लोग मुझे ले क्यों आए, ये सोचने की बात ज़्यादा है। आपने मुझसे सवाल किया, आपको संदेहास्पद कहाँ लगा उनका रोल? मैं ये बात एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दूं? नहीं मैम, और गेस्ट भी है ना, मैं सबके पास जाऊंगी, तो ईमानदारी से मैं संक्षेप में बात करेंगे। ईमानदारी से मैंने अपनी सारी बातें कही है, यही बात मैं हमेशा कहूँगी, चाहे आप हमसे जब भी पूछें। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य जो है वो हमेशा एक ही जैसा रहेगा। ठीक है ना? क्या आपने दूसरा सवाल किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, संदेहास्पद कहाँ लगा आपको उस महिला? संदेहास्पद महिला का, एक तो वो जहाँ रहती हैं वो थोड़ा छुपा हुआ है, और ये जो जल में रहने की और हौदा है जिसे कहा जा रहा है, इट इज़ नॉट हौदा। आपने उसे देखा है कि नहीं मैं नहीं जानती, आपने भी पत्रकार महोदय आपने देखा है कि नहीं मैं नहीं जानती, मैंने अपनी आँख से देखा है। वो अच्छा खासा स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल जो प्रायः होता है उसकी जो फर्श है वो नीले रंग की बनाई जाती है, जिससे पानी नीला दिखाई दे, पूरी नीली फर्श है उसकी, और वो बिल्कुल हौदा नहीं है। हौदा जितने बड़ा उनका शरीर था, इसके लिए कोई छोटी सी जगह बनाई जा सकती थी, ये ऐसा हो सकता था, लेकिन चंद्राशु महाराज जी, आपने भी यहाँ पर सुना सभी पक्षों को, भूमिका जी ने जिस तरह के आरोप लगाए वो भी आपने सुना, और जो उनके अपने अनुभव हैं, चलिए ठीक है, अनुभव जो हैं उनके अनुभव भी आपने सुना, जो उन्होंने वहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा। आश्रम में अगर कोई सुविधाएं हैं, लग्जरी है, स्विमिंग पूल है, एक्स्ट्रा लाइटिंग है, महंगे कालीन है, क्या ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि सामने वाले का आचरण भी खराब हो सकता है? किस नजर से देखा जाए इन सब दावों को? क्योंकि अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो अपनी चार्जशीट में किस तरह से इन बातों को एड्रेस करते हैं, इनका क्या विश्लेषण होगा, ये सब जांच का विषय है। लेकिन संत समाज से आने के नाते आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। सबसे पहले तो किसी लग्जरी व्यवस्था को लेकर किसी पर उसके चारित्रिक प्रमाण पत्र का और उसका किसी प्रकार का मानक देना यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उसमें रुकने वाले केवल महाराज जी नहीं हैं, उनके तमाम हजारों भक्त हैं जो वहां पर जाते हैं, रुकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सुविधा भोगी हैं, उनको भी सुख सुविधा चाहिए।
और हम सब आश्रम से हम सब जानते थे कि बड़े बड़े सेठ साहूकार आते थे, उनकी निष्ठा आश्रमों के प्रति होती थी, पर व्यवस्था न होने के कारण वह लगातार कहीं ना कहीं इधर उधर रुका करते थे। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वहां पर ये व्यवस्था थी तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा, यह बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं होगी। दूसरी एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताना, सभी को सुन रहा था, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि देश न बाइबल से चल रहा है, न कुरान से चल रहा है, न हमारी भगवत गीता रामायण से चल रहा है। देश चल रहा है संविधान से, और देश में संविधान का ही राज्य स्थापित है। शंकराचार्य जी के मामले में बहुत ज्यादा इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है कि प्रशासन ने डायरेक्ट जब FIR दर्ज करने के लिए गया तो प्रशासन इसीलिए शायद पीछे हटा कि शंकराचार्य के पद पर बैठे ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन पर शायद एकाएक FIR दर्ज करना गलत होगा, और उतना प्रशासन भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब न्यायालय ने आदेश दिया तब जाकर के FIR दर्ज हो पाई। अब प्रशासन के साथ में अब जांच मिली है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, अब प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि संविधान के दायरे पर सारा काम देश चलता है, संविधान से सब कुछ होता है। शंकराचार्य जी पर जांच चल रही है, और जांच ही इस दिशा दशा को तय करेगी कि ये वास्तव में दोषी हैं कि ये निर्दोष हैं। जिस तरह अभी कह रहे हैं, अगर संकेत वैसे मिल रहे हैं और वास्तव में ये सिद्ध होता है कि दोषी हैं, तो शंकराचार्य भी होंगे तो भी कानून उनको उनके ऊपर इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है। एक शब्द पहले, अभी नहीं, जवाब नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कोई जवाब देगा, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, उसे किसी जवाब देने की बहुत जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की इतनी जरूरत बात है कि शंकराचार्य जी अगर दोषी हैं तो हमारे पूर्वजों ने, संत परंपराओं ने, परंपरा के लोगों ने भी संविधान को स्वीकार किया। उसके तहत एक अकेले नहीं, बहुत से महाराज जी अभी भी जेल में हैं और उसका दंड भुगत रहे हैं। इस बात को कहना कि ये अलग है, ये बात नहीं होना चाहिए। चलिए रामदूत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पर, बताइए। मीनाक्षी जी, मैं पूज्य महाराज जी के तर्क पे नहीं, लेकिन यहाँ उठी दो बड़ी बातों पे जरूर अपना मत रखना चाहूंगा। एक, आपने कहा कि मेडिकल में ये प्रूफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी दोषी है। नहीं, मेडिकल में प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट ऑन एयर। मेडिकल में प्रूफ नहीं हुआ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि बटुकों ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है। अब वो मेडिकल से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ा है उस पर डिटेल्स हैं उनके पास, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है। बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने जाएगी। हमें इंतजार करना चाहिए कि वहां से पहले कुछ पुष्ट रूप में अनाउंसमेंट हो या कुछ बताया जाएगा, तब हम उसको कंफर्म कहेंगे। जी प्लीज, यहाँ दो बातें हैं, अब आप उसको समझिए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने अपने वक्तव्य में एक चीज कही कि पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत पहले से ये करते आए हैं और 17 और 18 की डेट में भी उन्होंने ऐसा किया, बैन में ऐसा कृत्य किया। तो ये तो बहुत इजी हो गया। उस समय मेला प्राधिकरण के कैमरे, CCTV चारों तरफ लगे थे, मीडिया वहां उपस्थित थी क्योंकि ये माघ मेले का विवाद हो चुका था। तो फिर तो ये बहुत इजी सॉल्व हो जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अगर कहीं कोर्ट मेडिकल से ऐसा प्रूफ करेगा तो जितना मेडिकल को समझा है कि ऐसे उत्पीड़न के मामलों में 3 दिन के अंदर या अत्यधिक 7 दिन के अंदर मेडिकल हो जाना चाहिए, उसके बाद तो प्रूफ मिलना नामुमकिन होते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ऐसे विक्टिम जो होते हैं इन्हें सालों बाद या महीनों बाद ही ऐसी कोई घटनाक्रम का याद क्यों आता है। और ये घटनाक्रम जिस सीक्वेली चल रहा है कि माघ मेले में पहले नोटिस चस्पा किया जाता है, शंकराचार्य होने के सबूत मांगे जाते हैं, और फिर भी गौगंगा जी। लेकिन देखिए यहाँ पर अब वही बात है ना, फिर इस टाइमिंग को लेकर सवाल मैंने भी पूछा कि जिस समय पर टकराव दिखाई दे रहा है शंकराचार्य और सरकार के बीच में, उसी समय ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर जो आरोप हैं सर, वो आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं, और अगर नाबालिगों के साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, उसकी फेयर जांच होनी चाहिए और उन आरोपों को संजीदगी से देश में लिया जाएगा। अब चाहे कोई शंकराचार्य के पद पर हो, किसी भी पद पर हो, संविधान से ऊपर सर कोई नहीं है इस देश में अभी, कम से कम। तो इसलिए जांच तो होगी, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, लेकिन ठीक है, आपकी टाइमिंग, आपको पूरा हक है टाइमिंग पर सवाल उठाने का। मैंने भी वो सवाल पूछा ही है, लेकिन फिर उन आरोपों की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट भी आया। पॉक्सो एक्ट भी जब देश में आया तो सोचिए उससे पहले की परिस्थिति क्या रही होगी, नाबालिगों ने, बच्चों ने क्या क्या सहा है, जिसके बाद देश में वो कानून बनाना पड़ा है। तो इसलिए इन आरोपों के पीछे, इन आरोपों की गंभीरता को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। राजेश्वर दास जी, अब देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, अभी तो सिर्फ संभावना में चल रहे हैं कि संभावनात्मक दृष्टि है कि वो कह रहे हैं कि पुख्ता हो गया है, वो कह रहे हैं फलाना हो गया। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं दे रहा है, जब तक कोर्ट की तरफ से या आपकी तरफ हमारे नहीं आता है, तब तक हम किसी पर एक डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्योंकि आशुतोष जी, यहां पर स्थिति आती है कि
एलिगेशन अगर कौन लगा रहा है, जो खुद ही एलिगेशन से युक्त है, वो व्यक्ति क्या किसी पर ये बड़ी बात है। रोहित अग्रवाल जी को लाइए। आपने जब अपने वक्तव्य की शुरुआत की, आपने बहुत सारे आरोप शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगाए, और अभी एक पैनलिस्ट तो ये भी कहा कि भाई शंकराचार्य भी आप उनके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, अब तो सिर्फ उनको अभी मुक्तेश्वरानंद कहिए। लेकिन खैर, इन सबसे अलग आशुतोष ब्रह्मचारी के किरदार पर भी बहुत सारे सवाल हैं। कल वो हमारे साथ इसी शो पर लाइव बैठे थे, बहुत सारे सवाल मैंने उनसे पूछे इस दौरान कि आपके ऊपर कितने आरोप हैं, कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, 20 मुकदमे दर्ज हैं, रंगदारी, धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, इस तरह का आपका रिकॉर्ड है। लोग आप पर इस तरह के आरोप इससे पहले लगाते रहे हैं। ऐसे में फिर दोनों पक्षों पर वो आरोप जा रहे हैं ना सर, रोहित अग्रवाल जी, तो आप बस एक पक्ष को ही क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो किसी को क्लीन चिट नहीं दी। मैंने तो आपको ये कहा कि ये दोनों मिले हुए हैं, और मैंने तो आपको फोटो भी दिखाई, लाइव फोटो दिखाई मैंने आपको कि आशुतोष महाराज के साथ शंकराचार्य जी की फोटो है। तो ये इनका इंटरनल विवाद है। ये जो मीडिया में आके शंकराचार्य जी मुद्दे रख रहे हैं, हाँ। इसकी बजाय इनको अपने घर में देखना चाहिए। ठीक है, अर्पित दास जी, देखना चाहिए। रोहित जी बड़ी बात कह रहे हैं, इंटरनल विवाद है ये इन दो का आपस का विवाद है, जिसको आज ये रंग रूप दे दिया गया है। देखिए, जिन दोनों का विषय है मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रांशु जी ने जिस बात को कहा, ये संविधान से देश चल रहा है और हम सब संविधान का पालन करते हैं। और संविधान के दायरे में कितने संत, अभी भी संत या महाराज जो भी कई संत इसमें जेल में हैं, और यदि संविधान के दायरे में माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज कराई है, और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, जिसके ऊपर होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें सरकार का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार से न मुख्यमंत्री जी का लेना देना है और न सरकार का लेना देना है, ये माननीय न्यायालय का विषय है। भूमिका जी, जो भी एक लेखिका होने के नाते वहां आपने समय भी बिताया, आपको क्या लगता है इस समय क्या शंकराचार्य जी को पद छोड़ना चाहिए खुद से इन आरोपों के बाद? छोड़ देना चाहिए।